हेलो दोस्तों, बीएसएस ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। वर्तमान में आपको कक्षा 12 का रसायन विज्ञान में तत्वों का निष्कर्षण नामक अध्याय पढ़ाया जा रहा है। इस अध्याय में आपको धातुओं का शोधन पढ़ाया जा रहा था। धातुओं के शोधन में आपको एक युक्ति की जरूरत पड़ती है। उस युक्ति को हम भट्ठी कहते हैं। तो हम लोग धातु के शोधन स्टार्ट करने के बाद भट्ठी का अध्ययन करने लगे और 5 प्रकार की भट्ठियां क्रमशः परावर्तनी भट्ठी, वात्या भट्ठी, मफल भट्ठी, खुले तल पुनर्योजन की भट्ठी और विद्युत भट्ठी का सचित्र वर्णन किए। उसके बाद हम लोग एक और युक्ति का अध्ययन किए जिसे बेसेमर परिवर्तक कहते हैं, जिसका या जिस परिवर्तक में हम बेसेमरीकरण की अभिक्रिया बेसेमरीकरण की अभिक्रिया कराते हैं। इन सब के अध्ययन के बाद हम फिर से वापस आते हैं धातु के शोधन पर। युक्तियों का अध्ययन इसलिए कराया गया क्योंकि इन युक्तियों का उपयोग निष्कर्षण में भी होता है और शोधन में भी होता है। निष्कर्षण और शोधन दोनों में इन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए भट्ठी और बेसेमर परिवर्तक का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक था। अब आपको हम बताते हैं कि निष्कर्षण के फलस्वरूप जो भी धातु मिलता है वह धातु अपरिष्कृत धातु होता है, क्रूड मेटल होता है, अर्थात अशुद्ध धातु होता है। इन धातुओं का शोधन करना अत्यंत आवश्यक है। इन धातुओं में मुख्य रूप से फास्फोरस व सिलिकॉन की अशुद्धियां होती हैं। फास्फोरस व सिलिकॉन के अशुद्धियों के अतिरिक्त अगर भर्जन व प्रगलन में इन धातुओं का पूर्ण अपचयन नहीं हो पाता तो इन धातुओं में फास्फोरस सिलिकॉन के अतिरिक्त सल्फर व ऑक्साइड की अशुद्धि भी उपस्थित होगी। इन सब अशुद्धियों को दूर करना ही धातु का शोधन कहलाता है। धातु का शोधन क्या है? अशुद्ध धातु से निष्कर्षण से प्राप्त अशुद्ध धातु में उपस्थित अशुद्धियों को दूर कर शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया धातु का शोधन कहलाती है। ठीक, ये है धातु का शोधन। स्पष्ट समझिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि आज कुछ पढ़ा देते हैं, कल कुछ पढ़ा देते हैं, आज कहीं कुछ और चल रहा है, कल हम सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं। और लगातार 18 अप्रैल से आपकी कक्षाओं का संचालन हो रहा है। अब तक हमने 18 से 20 वीडियो अपलोड किया है कक्षा 12 का और लगभग हमने 9-10 वीडियो लोड किया है कक्षा 10 का। कक्षा 10 की कक्षाओं का भी संचालन 25 अप्रैल से हो रहा है। 11 की भी कक्षाओं का संचालन 1-2 दिन में हम करने वाले थे, लेकिन हमारे मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है। 2-4 मिनट तक चलता है ये ऑनलाइन, उसके बाद ओवर हीटिंग बता करके डिस्कनेक्ट हो जाता है, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाती है। इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अगर ऐसे ही समस्याएं चलती रहीं, क्योंकि वर्तमान में मोबाइल खरीदना आसान नहीं है, ना तो उपयुक्त है, क्योंकि उसको खरीदने के लिए संसाधन मतलब की ज़रूरत पड़ती है। और अभी हम विषम परिस्थितियों में हम लोग जूझ रहे हैं। तो फिर अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा कक्षाओं का संचालन हमें लगता है दुख के साथ कहना पड़ रहा है बंद करना पड़े। चलिए देखते हो तो बाद की बात है क्या होता है, कैसे होता है। तो फिर हम चलते हैं आगे। अब जो अशुद्ध धातु है उन धातुओं में से अशुद्धियों को दूर कर शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया धातु का शोधन कहलाती है। डेनाटन नामक वैज्ञानिक थे। डेनाटन ने बताया कि जो निष्कर्षण से धातु प्राप्त होता है, चाहे वो कम शुद्ध हो, चाहे ज्यादा शुद्ध हो, चाहे शुद्ध हो, उसको फाइनिंग कहते हैं। फाइनिंग क्या कहते हैं? फाइनिंग। और इस धातु को प्राप्त करने के बाद इसके बाद की जो क्रिया होती है, इसके बाद की क्रिया को हम रिफाइनिंग कहते हैं। रिफाइनिंग मतलब धातु का शोधन। ये हो गया धातु का शोधन। धातु का शोधन कहलाता है। तो अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया
धातु का शोधन कहलाती है। और यह शोधन की क्रिया धातु एवं उनमें उपस्थित अशुद्धियों पर निर्भर करती है। शोधन धातु एवं धातु में उपस्थित अशुद्धि पर निर्भर करती है। जिस प्रकार का धातु होगा, वाष्पशील, अवाष्पशील, गलनीय, अगलनीय, विलेय, अविलेय, उसमें उपस्थित अशुद्धियां कैसी हैं? वाष्पशील, अविलेय, गलनीय, अगलनीय। तो कुल मिलाकर धातु की प्रकृति एवं अशुद्धि पर यह निर्भर करेगा कि उस धातु का शोधन किस प्रकार से करेंगे। फिलहाल धातु का जो शोधन होता है वो दो प्रमुख विधियों से होता है। एक विधि को हम भौतिक विधि कहते हैं, भौतिक विधि, और एक विधि को हम रासायनिक विधि कहते हैं। भौतिक विधि एवं रासायनिक विधि दो विधियां हैं, भौतिक विधि एवं रासायनिक विधि। दोनों विधियों का स्टेप बाय स्टेप हम अध्ययन आपको कराएंगे। आप पहले धातु के शोधन में प्रयुक्त होने वाली जितनी प्रमुख विधियां हैं सबके बारे में जानिए, इसका अध्ययन कीजिए। इसके बाद हम लोग एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन और जिंक के अयस्क का हम निष्कर्षण करेंगे। हम अयस्क से धातुओं को प्राप्त करेंगे, उन धातुओं का शोधन करेंगे। उनके निष्कर्षण एवं शोधन में यही सब विधियां, यही सब युक्तियां प्रयुक्त होंगी जिनका अध्ययन आज तक आपने किया है। चलिए हम चलते हैं शोधन की दो विधियां, भौतिक एवं रासायनिक विधि में से भौतिक विधि। शोधन की पहली विधि है भौतिक विधि। भौतिक विधि में तीन विधियां हैं। कौन कौन? पहला है आसवन विधि, दूसरा है गलनिक पृथक्करण विधि, गलनिक पृथक्करण विधि, और तीसरा है गलनिक पृथक्करण के बाद मंडल परिशोधन या प्रभाजी क्रिस्टलन। मंडल परिशोधन या प्रभाजी क्रिस्टलन कौन सी विधियां? भौतिक विधि में तीन प्रमुख विधियां, एक आसवन गलनिक पृथक्करण विधि, दूसरी पहला आसवन, दूसरा गलनिक पृथक्करण और तीसरा मंडल परिशोधन या प्रभाजी क्रिस्टलन विधि। तीन प्रमुख विधियां हैं। इन तीन प्रमुख विधियों के माध्यम से आप धातुओं का शोधन करेंगे, या यूं कह सकते हैं धातुओं में उपस्थित अलग अलग प्रकार की अशुद्धियों को हम दूर करेंगे। अब चलते हैं भौतिक विधि में। सबसे पहली विधि आसवन। आसवन क्या है? आज आपको भौतिक विधि पढ़ाएंगे, कल आपको रासायनिक विधि पढ़ाएंगे। भौतिक विधि में पहली विधि आसवन विधि। आसवन का मतलब आप समझिए, आसवन का मतलब होता है वाष्पन धन द्रवण। दो क्रियाएं हैं, वाष्पन व द्रवण। दोनों क्रियाओं को जब मिलाते हैं तो एक नई क्रिया समझ में आती है, एक नई क्रिया प्रदर्शित होती है, उसको हम आसवन कहते हैं। अब आसवन क्या है समझ लीजिए, लेकिन उससे पहले आप वाष्पन और द्रवण समझिए। अब आसवन तो अपने आप आ जाएगा। वाष्पन क्या है? किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन है। और द्रवण क्या है? पुनः इसी वाष्प को द्रव में बदलने की क्रिया द्रवण कहलाती है। तो आसवन है क्या? वह क्रिया जिसमें किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करते हैं और उसी वाष्प को पुनः द्रव में परिवर्तित करते हैं, इस क्रिया को आसवन कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, आपको समझ में आएगा। इस क्रिया से हम ऐसे धातुओं का शोधन करेंगे जो वाष्पशील होंगे। क्वथनांक की भिन्नता के आधार पर ही इस विधि से अशुद्धियों को दूर किया जाएगा। समझिएगा, किसके आधार पर? आसवन का प्रयोग वही करेंगे जहां पर धातु एवं अशुद्धि के मध्य, किसमें
अशुद्धि एवं धातु के मध्य, इस विधि का प्रयोग वहीं होगा जहां पर अशुद्धि एवं धातु के मध्य किसका अंतर हो, क्वथनांक का अंतर हो। जब क्वथनांक की भिन्नता होती है, जब अशुद्धि एवं धातु के मध्य क्वथनांक का अंतर होता है, तो क्वथनांक की भिन्नता होने पर ही हम आश्वन का प्रयोग करेंगे। या यूं कह सकते हैं, आश्वन का प्रयोग वहीं किया जाएगा जहां पर कैसी अशुद्धि होगी, वाष्पशील अशुद्धि होगी। वाष्पशील अशुद्धि होने की दशा में हम आश्वन विधि का प्रयोग करेंगे और आश्वन विधि का प्रयोग करके हम गर्म करेंगे धातुओं को। धातुएं जब गर्म होंगी तो जो वाष्पशील धातुएं हैं वो वाष्पित होकर के निकलेंगी, जिसे एक पात्र में ठंडा करके हम धातु रूप को प्राप्त कर लेंगे। और जो इसमें अशुद्धि है वो अवाष्पशील रहेगी, वो वाष्पित नहीं होगी, उसका क्वथनांक भी ज्यादा है। कम क्वथनांक पर धातु वाष्पित हो गई, अशुद्धियां अवाष्पशील थी, अधिक क्वथनांक था। अभी जिस तापक्रम पर हम हैं उस तापक्रम पर केवल धातु वाष्पित हुई है, अशुद्धि वाष्पित नहीं हुई है। अशुद्धि उसी पात्र में रह गई और धातुएं वाष्पित होकर के दूसरे पात्र में जाकर धातु के रूप में प्राप्त हो गई हैं। अब ध्यान से समझिए, आश्वन विधि का प्रयोग वहीं होगा जहां पर अशुद्धि और धातु के क्वथनांक में अंतर होगा। या यूं कह सकते हैं, आश्वन विधि का प्रयोग वहीं हम करेंगे जहां पर वाष्पशील धातुएं होंगी। वाष्पशील धातुओं के शोधन के लिए हम आश्वन विधि का प्रयोग करते हैं। आश्वन विधि होती क्या है? वह क्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करें, वह पदार्थ क्या हो जाए, द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाए, फिर उसी वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में प्राप्त कर लें। इसी क्रिया को आश्वन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विधि है भौतिक विधि में। इस विधि द्वारा अभी हाल ही में अल्प मात्रा में विशुद्ध मैग्नीशियम, विशुद्ध मतलब, विशुद्ध का मतलब होता प्योर, सर मैक्सिमम जितनी प्योरिटी हम ला सकते हैं, मैक्सिमम शुद्धता, शुद्ध रूप को हम विशुद्ध कहते हैं। अभी इस विधि द्वारा अल्प मात्रा में मैग्नीशियम को उसके गलनांक जो कि 50 डिग्री सेल्सियस होता है, मैग्नीशियम को उसके गलनांक 50 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर प्राप्त किया जा चुका है, वो भी विशुद्ध रूप में, प्योर रूप में हमने आश्वन विधि से मैग्नीशियम को प्राप्त किया है, वो भी उसके गलनांक 50 डिग्री सेल्सियस ताप से कम ताप पर। यह है आश्वन विधि। अब चलते हैं आश्वन विधि के बाद दूसरी विधि पर, जिसे हम गलनिक पृथक्करण विधि कहते हैं। भौतिक विधि की दूसरी विधि क्या है? ये गलनिक पृथक्करण विधि। गलनिक पृथक्करण विधि क्या है? अब आप ये समझ लीजिए, गलनिक पृथक्करण विधि किसे कहते हैं। इस विधि से गलनिक पृथक्करण, अब आप स्पष्ट समझिए इसका मतलब। गलनिक पृथक्करण विधि मतलब गलाकर, क्या करके, गलाकर पृथक किया जाएगा। गलाकर पृथक करेंगे, वो भी किसको पृथक करेंगे? धातु एवं धातु में उपस्थित अशुद्धियों को एक दूसरे से पृथककृत किया जाएगा। वो भी किस कैसे? उसको पिघला करके, उसको गला करके। इसी पृथक्करण विधि को, इसी विधि को हम गलनिक पृथक्करण विधि कहते हैं। इस विधि से उन धातुओं का शोधन करते हैं, या इस विधि का प्रयोग उन धातुओं के शोधन में करते हैं जिनका द्रवणांक कम होता है। ध्यान से समझिए, जिनका द्रवणांक कम होगा उन धातुओं के शोधन के लिए इस विधि का प्रयोग करेंगे। ऐसी धातुओं में टिन, लेड, बिस्मथ और मरकरी आती है। टिन, लेड, बिस्मथ और मरकरी के शोधन में हम गलनिक पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये धातुएं ऐसी हैं जिनका द्रवणांक कम है। द्रवणांक
आप समझिए, द्रवणांक मतलब गलनांक। किसी भी ठोस को द्रव में बदलने की क्रिया, किसी भी ठोस को द्रव में बदलने की क्रिया द्रवणांक कहलाएगी, गलनांक कहलाएगी। ठीक, अब जिस ताप पर यह क्रिया हो रही उस ताप को हम गलनांक या द्रवणांक कहते हैं। ठीक, चलते हैं हम आगे। जिनका द्रवणांक कम होगा ऐसे धातुओं का हम शोधन इस विधि से करेंगे। ऐसी श्रेणी में टिन, लेड, बिस्मथ और मरकरी आते हैं। इन धातुओं का शोधन हम आसानी से कम ताप पर इनको पिघला करके कर सकते हैं। इस विधि में अशुद्ध धातु को जब हम ढलान युक्त वाली परावर्तनी भट्ठी में धीरे धीरे धातु को द्रवणांक से थोड़ा अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो धातु पिघल करके फर्श से नीचे बहने लगेगी। इस प्रकार धातु अलग हो जाएगा और अशुद्धियां अलग हो जाएंगी। हम आपको बताते हैं कि इस विधि में किस प्रकार धातुओं को पिघलाकर धातु एवं उसमें उपस्थित अशुद्धि को हम अलग करेंगे। ध्यान से समझिए, इस विधि से ऐसे धातुओं का निष्कर्षण करेंगे जो कम, जिनका गलनांक कम होगा, जो कम ताप पर क्या हो जाए, पिघल जाते हैं। ऐसे धातुओं का शोधन गलनिक पृथक्करण विधि से करते हैं। चलिए बताते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए परावर्तनी भट्ठी का प्रयोग करते हैं। परावर्तनी भट्ठी भी कई प्रकार की होती है। अब तो हम बताया क्या, हम तो अध्ययन बहुत ज्यादा किए हैं, कई किताबों का अध्ययन किए हैं। आप लोग बताएं, प्रभु की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से जो पठन पाठन हमारा हुआ है, हमने अलग अलग विषयों से 2 बार बीएससी किया, अलग अलग विषयों से 2 बार हमने एमएससी किया, माइक्रोबायोलॉजी से भी एमएससी, केमिस्ट्री से भी हम एमएससी हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में अलग अलग विषयों का अध्ययन करने का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ। कई किताबों का भी हमने अध्ययन किया। उसमें परावर्तनी भट्ठी कई, कुछ लोग बताते हैं कि परावर्तनी भट्ठी में कभी धातुओं को, अयस्कों को पिघलाया नहीं जाता है। ये सब चीज़ें गलत हैं। परावर्तनी भट्ठी में हम निस्तापन की भी क्रिया कर सकते हैं, भर्जन की भी क्रिया करा सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हम प्रगलन की भी क्रिया करा सकते हैं। परावर्तनी भट्ठी में वायु की अनुपस्थिति में भी क्रिया होती है। जरूरत पड़ने पर टुइयर के माध्यम से उसमें भी वायु प्रवाहित करके वायु की उपस्थिति में भी क्रियाएं करा सकते हैं। ऐसा बहुत कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की किताबों में परावर्तनी भट्ठी का ज़्यादा वर्णन नहीं दिया गया, उनके रूपों का ज़्यादा वर्णन नहीं किया गया। फिलहाल परावर्तनी भट्ठी का चित्र वगैरह आप जानते हो तो ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। इस भट्ठी में एक ढलान युक्त वाली, ढलान फर्श वाली हम भट्ठी लेंगे। ठीक, ज़्यादा आपको डिटेल में चित्र बनाकर पहले समझाया गया। तो ढलान वाली हम, ढलान युक्त फर्श वाली हम भट्ठी लेंगे। करेंगे क्या, इस भट्ठी में यहाँ पर अग्नि स्थान रहेगा, यहाँ अग्नि स्थान, और अग्नि स्थान में ईंधन को जलाते हैं। ढलान युक्त फर्श है और यहाँ पर हम उस अयस्क को रख देंगे, जिससे हम उस धातु को रख देंगे जिसको हमें पिघलाना है। फिर क्या करेंगे, अग्नि स्थान से ईंधन को जलाएंगे, यहाँ से आग की लपटें, गर्म गैसें उत्पन्न होगी जो यहाँ चूल्हे में रखे घान को या धातु को पिघला देंगी। जब धातु पिघलेगी तो धातु गलित अवस्था में बहना शुरू करेगी, क्योंकि बहाव का गुण केवल द्रव में होता है, जिसमें तरलता पाई जाती है उसी में बहाव का गुण होता है। तो जब गलित अवस्था में होगी तो धातु बहना शुरू करेगी और बहते हुए गलित धातु यहाँ आकर के एक पात्र रखा होता है, इस पात्र में एकत्रित हो जाती है और अशुद्धियां अगलनीय होने के कारण यहीं रह जाती हैं। तो इस प्रकार जो अगलनीय अवयव था वो अगलनीय शुद्धि यहीं रह गई चूल्हे में ही, और धातु पिघल कर, क्योंकि ढलान युक्त फर्श है, यहाँ जब धातु पिघलेगी तो बहती हुई नीचे की तरफ जाएगी, और जो नहीं पिघला वहीं रह जाएगा। ना पिघलने वाली शुद्धि है और पिघल करके बहने वाली धातु है, वह धातु यहाँ पात्र में एकत्रित हो जाएगा। ये गलित धातु है। तो इस प्रकार से हम धातु को पिघला करके अलग कर लिए। यहाँ पर प्राप्त गलित धातु
शुद्ध होगा और इसमें उपस्थित अशुद्धि यही रह जाती है। तो ये है गलनिक पृथक्करण विधि। इस प्रकार से हम धातु को गला करके धातु एवं अशुद्धि को पृथक्कृत कर लिए। इसीलिए इस विधि को हम गलनिक पृथक्करण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनिक पृथक्करण। धातु को गलाकर पिघलाकर उसमें उपस्थित अशुद्धि को दूर करने की क्रिया गलनिक पृथक्करण विधि कहलाती है। यह है गलनिक पृथक्करण विधि, जिसमें आप देखते हैं परावर्तनीय एक ढलान व फर्श वाली परावर्तनीय भट्टी को लेकर के उसके चूल्हे में धातु अशुद्ध धातु को रखकर अग्नि स्थान में ईंधन को जलाते हैं, जिसके फलस्वरूप कम गलनांक वाली जो धातु थी वो ताप पर पिघलने लगती है, अपने गलनांक पर पिघलने लगती है। थोड़ा गलनांक से ज्यादा ताप देंगे जिससे शीघ्रता से पिघले और पिघल करके या बहने लगती है, क्योंकि फर्श ढलान है, ढलान युक्त है, और बह करके यहाँ इस पात्र में एकत्रित हो जाती है। एकत्रित हुई धातु शुद्ध गलित धातु है और अशुद्धि या गलनीय होने के कारण यही रह जाती है। तो ये हो गई गलनिक पृथक्करण विधि। ठीक, हमने बताया इस विधि से हम कौन कौन टिन, बिस्मथ, पारा और लेड, ये चार धातु हैं। टिन, बिस्मथ, पारा और लेड, इन चार धातुओं का मुख्य रूप से शोधन हम गलनिक पृथक्करण विधि से करते हैं। फिर गलनिक पृथक्करण विधि से हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं तीसरा विधि है, तीसरी विधि है मंडल परिशोधन। कौन सी विधि है? मंडल परिशोधन विधि, या मंडल परिशोधन के बाद हम इसको प्रभाजी क्रिस्टलन विधि भी कहते हैं। मंडल परिशोधन या प्रभाजी क्रिस्टलन विधि क्या है? मंडल परिशोधन या प्रभाजी क्रिस्टलन विधि अति उच्च कोट की शुद्धता वाली धातु प्राप्त करने के लिए इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। इस विधि द्वारा हम सिलिकॉन, जर्मेनियम और टेलुरियम Te, कौन कौन? सिलिकॉन, जर्मेनियम और टेलुरियम Te, इन तीन धातुओं का मुख्य रूप से शोधन हम मंडल परिशोधन या प्रभाजी क्रिस्टलन विधि से करते हैं। ध्यान से समझिए, जब हमें उच्च कोट की शुद्धता वाली धातु प्राप्त करनी हो, उच्च कोट शुद्धता मतलब बहुत ज्यादा शुद्ध धातु जब प्राप्त करनी हो, तब हम प्रयोग करते हैं मंडल परिशोधन या प्रभाजी क्रिस्टलन का। इस विधि से हम सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम तीन धातुओं का मुख्य रूप से शोधन करेंगे। हम अलग अलग विधियों का तरीका आपको बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं किस विधि से किस धातु का शोधन होगा। यह भी बता रहे हैं किस विधि में किस प्रकार से हम धातुओं की अशुद्धि को दूर करेंगे। सारी चीज आपको विधिवत हम समझा रहे हैं। तो मंडल परिशोधन का प्रयोग हम अति उच्च कोट की धातु प्राप्त करने के लिए करेंगे। ठीक, इस विधि से हम मुख्य रूप से सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम धातु का शोधन करेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि इन धातुओं का उपयोग सेमीकंडक्टर अर्धचालक में प्रयोग किया जाता है। इन धातुओं का जो उच्च कोटि वाले शुद्धता वाली धातुएं होती हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम, इनका उपयोग हम सेमीकंडक्टर अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर एवं सौर बैटरी में करते हैं। इसीलिए हम इन धातुओं को उच्च कोट की शुद्धता के लिए मंडल परिशोधन या प्रभाजी क्रिस्टलन कहते हैं। प्रभाजी क्रिस्टलन क्या है? जब अलग अलग प्रकार की एक से अधिक धातुएं, अलग अलग गलनांक की धातुएं, धातु या धातुओं का समूह या उसमें अशुद्धियों का समूह उपस्थित होता है, तब हम करते क्या है? क्रिस्टलन कराते हैं। क्रिस्टलन कराने में आपको बताया जाएगा, जब कार्बनिक यौगिकों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ाते हैं क्रिस्टलन, आसवन और ऊर्ध्वपातन। तो अलग अलग ताप पर इन धातुओं को हम पिघला करके पृथक्कृत करते हैं। इसी क्रिया को प्रभाजी क्रिस्टलन कहा जाएगा।
और अगर इन्हीं धातुओं को हम अलग अलग ताप पर अलग अलग अवयव के रूप में वाष्पित कराएं तो यही प्रभाजी क्रिस्टलन प्रभाजी आश्वन कहलाएगा। ठीक, तो इसका पूर्ण वर्णन आप लोग विधिवत पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन में। तो मंडल परिशोधन हो गया। तो भौतिक विधि की 3 प्रमुख विधियां, आश्वन, गलनिक पृथक्करण और मंडल परिशोधन विधि। अब भौतिक विधि के बाद हम लोग चलेंगे रासायनिक विधि की तरफ। रासायनिक विधि में, रासायनिक विधि आपको 2 विधियां पढ़ाई जाएंगी। रासायनिक विधि में 2 विधियां मुख्य रूप से आप पढ़ोगे, एक तापीय अपघटन, एक तापीय अपघटन और दूसरा विद्युत अपघटनीय विधि। विद्युत अपघटनीय विधि 2 विधियां पढ़ेंगे। तापीय अपघटन में हम ताप द्वारा धातुओं को अपघटित करेंगे, शुद्धियों और धातुओं को अलग करेंगे। इस तापीय अपघटन में मुख्य रूप से दंड विलोडन, जहां बेसेमरीकरण से प्राप्त फफोलेदार कापर को हरे बांस की बल्लियों से चला करके उसमें उपस्थित अशुद्धियों को दूर किया जाएगा, ये दंड विलोडन होता है। दूसरी विधि दंड विलोडन मुख्य रूप से तापीय अपघटन में है। दूसरी विधि चलते हैं जिससे हम वाष्प प्रावस्था शोधन कहते हैं। तापीय अपघटन के और विद्युत अपघटन, इसमें पढ़ने के बाद तापीय अपघटन में 2 विधियां आप पढ़ेंगे। पहला अभी आपको हम पढ़ाए दंड विलोडन। दंड विलोडन के बाद तापीय अपघटन में एक विधि और पढ़ाई जाती है, वाष्प प्रावस्था शोधन। वाष्प प्रावस्था शोधन, इसमें वाष्प प्रावस्था शोधन भी पढ़ेंगे, वाष्प प्रावस्था शोधन। ठीक, और दूसरी विधि तापीय अपघटन के बाद विद्युत अपघटनीय विधि, जिसमें विद्युत भट्ठी का प्रयोग होता है। और इसमें हम मुख्य रूप से भट्ठी और भट्टियां जो परावर्तनीय वात्या है वैसे प्रायः हम बेसवर्तक का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो उसके बाद जो प्राप्त होगा दंड विलोडन होगा, हरे बांस की बल्लियों से चला करके उसमें उपस्थित अशुद्धियों को वाष्पित कराया जाता है। तो रासायनिक विधि में तापीय अपघटन, विद्युत अपघटन पढ़ेंगे। तापीय अपघटन में दंड विलोडन और वाष्प प्रावस्था पढ़ा जाएगा। तो ये इसका अध्ययन हम मुख्य रूप से कल करेंगे। रासायनिक विधि का विधिवत अध्ययन हम कल कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही था। बच्चों आप ध्यान से समझिएगा, इस समय बहुत ही समस्या आ रही है, थोड़ा मोबाइल हमारी फॉल्ट है मोबाइल में, जिससे मोबाइल 2-3 मिनट में ही ओवर हीटिंग बताती है। बहुत गर्म होकर के मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाता है, नेटवर्क स्विच ऑफ हो जाती है, जिससे हम कक्षाओं का संचालन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जिसका हमें बहुत ही खेद है, दुख है। और ये समस्या अगर बनी रहती है तो जब तक हम नया मोबाइल नहीं ले लेंगे तब तक कक्षाओं का संचालन हो सकता है बंद करना पड़े, जिसका हमें बहुत ही खेद रहेगा, दुख रहेगा। और आज का टॉपिक यही हम समाप्त करते हैं। जो भी दर्शक, जो भी बच्चे हमें आज पहले दिन देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ आज की कक्षा का हम समापन करते हैं। जय हिंद।